The skin, which protects the body, is also made of squamous epithelium. The skin which protects the body is also made of squamous epithelium. नेक्स्ट में हम लिखेंगे स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड ठीक है। ये आपके यहाँ पर भी ऐसे ही होता है क्या? एक साथ ही दोनों तरफ फोन, इधर भी नोटिफिकेशन, उधर भी, कि आदमी फोन की तरफ भागे या उसकी तरफ भागे, क्या करें? Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Full stop. Since they are arranged in a pattern of layers, इसी पॉइंट में लिखेंगे since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. The skin which protects the body is also made of squamous epithelium. हमने ये कहा जो स्किन है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। भाई अंदर बोन्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम स्किन करती है। एक मिनट बेटा वेट करिए जरा। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। तो जो स्किन है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी हमने कहा कि वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनती है। उसके अलावा स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो जो स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर,
और वो क्या होती है, वो स्ट्रेट लेयर्स होती हैं उनकी। तो हम ये कहते हैं कि स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, क्योंकि उनकी एक पैटर्न होती है लेयर की, जैसे एक शीट हो उसके ऊपर दूसरी शीट हो, इसी वजह से उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोल देते हैं। 1 मिनट और वेट करें बस। जो स्किन है उसमें एपिथेलियम टिश्यूज का लेयर होता है या वो उसकी बनी होती है? लेयर्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। चलिए जी, इसके बाद हम ये कहेंगे कि क्योंकि उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या है कि कहीं कुछ मान लीजिए हम गिर जाएं, कुछ चोट लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के सीधे नर्व्स डैमेज हो गई या बॉडी के सीधे बोन्स मसल्स डैमेज हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर कुछ भी होगा तो पहली लेयर जो है वो स्किन है, तो जो भी नुकसान होगा वो स्किन का होगा, स्किन उस वियर एंड टियर को झेलेगी, ठीक है। फिर उस पर क्लॉट्स वगैरह बन जाते हैं, चोट लग जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत निशान रह जाता है, लेकिन अंदर के जो नर्व्स वगैरह हैं वो डैमेज नहीं होते, ठीक है। तो स्किन ही जो है वो मेजरली प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि क्योंकि उसकी जो लेयर्स हैं वो स्ट्रेट शीट्स की फॉर्म में, जैसे कि एक पैटर्न हो शीट्स का, एक के ऊपर एक वो लेयर्स लगी रहती हैं, तो इस वजह से उसको स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रेट, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में बोला जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियम तो वो है ही, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट शीट्स होती हैं उसमें इंक्लूडेड, इसलिए उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर where absorption and secretion occur, comma, as the inner lining of the intestine as in the inner lining of the intestine where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, comma, tall epithelial cells are present. Tall epithelial cells are present. Tall epithelial cells are present. तो ऐसा होता है कि जैसे हम कई बार ये देखते हैं ना कि क्लास में हम ये कई बार टीचर्स ये बोल देते हैं भाई आप एक रो बनाकर बैठ जाइए या एक कॉलम में बैठ जाइए, तो उस रो और कॉलम का भी कुछ पर्टिकुलर मतलब होता है। देखिए जैसे हम ये कहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल जितनी भी ग्रुपिंग होती है, मान लीजिए हमने ये कहा कि इस लाइन में सारे बच्चे बैठ जाएं, ठीक है, दूसरी लाइन में सारे बच्चे बैठ जाएं, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अगर इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के अलॉन्ग में चलूँ तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि इतनी सारे इसमें रोज हैं। मान लीजिए कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या है, देयर आर 5 रोज, यहाँ पर 5 रोज हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे मतलब अगर मैं ऐसे सीधी लंबी लाइन्स अगर खींचूँ तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। तो जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होती है किसी भी रूम की, अगर मान लीजिए किसी रूम में बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं, तितर बितर फैले हुए हैं इधर उधर, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे यार यहाँ पर ना तो कोई रो नज़र आ रही है ना कोई कॉलम नज़र आ रहा है,
तो तभी फिर ये कहा जाएगा कि मतलब आप थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में हो जाएं, या तो एक रो में हो जाएं या फिर एक कॉलम में हो जाए। तो रो का मतलब ये है कि या तो सारे के सारे सीधे ऐसे खड़े हो जाओ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और कॉलम का मतलब ये है कि या फिर एक के पीछे एक आप खड़े हो जाएंगे, जिसको क्यू बोल देते हैं। तो एक के पीछे एक खड़े होना इज कॉल्ड अ क्यू। तो अगर देखा जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है इसको तो रो बोल देते हैं, और जो वर्टिकल ग्रुपिंग है मतलब सीधी लाइन जो खींचती है उसको हम कॉलम बोल देते हैं। इस चीज़ को मैं बता के, और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कॉलमर दिस कॉलमर, कॉलमर की स्पेलिंग देखिए, COLUMNAR। दिस कॉलमर ब्रैकेट में लिखिएगा पिलर लाइक, पिलर लाइक। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं आपको ना 9 बजे के करीब में फ्री होता हूँ, मैं फिर कॉल करता हूँ डेफिनेटली, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। दिस कॉलमर ब्रैकेट में लिखिएगा पिलर लाइक, पिलर लाइक epithelium facilitates दिस कॉलमर ब्रैकेट में लिखिएगा पिलर लाइक epithelium facilitates movement across the epithelial barrier, across the epithelial barrier। तो वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, या इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि जो भी हम खा रहे हैं ना चीज़, वो पहले स्टमक में जाती है। स्टमक में जाकर उसके बाद वो स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने के बाद फिर वो फर्दर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो हमारा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुके हैं, डाइजेशन का मतलब होता है टूटना, जिनको ऑलरेडी डाइजेस्ट किया जा चुका है, थोड़ा थोड़ा छोटा 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 पार्ट्स में उनको तोड़ा जा चुका है, तो वो इतने छोटे पार्ट्स होते हैं कि जैसे छोटे छोटे मतलब डॉटेड पार्टिकल्स हों। तो वो डॉटेड पार्टिकल्स जो हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी वॉल्स में एब्जॉर्ब करने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें जब वो चीज़ें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उनको आगे फर्दर प्रोसीड करवाती है, बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में भेजती है। तो ऐसा होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है, हालांकि मुड़ी हुई होती है वो, ठीक, लेकिन काफ़ी लंबी होती है। तो एनीथिंग विच इज़ लॉन्ग इज कॉल्ड कॉलम। जो भी चीज़ ऐसी लंबी होती है उसको हम कॉलम बोल देते हैं। तो इसीलिए जो इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियम मौजूद होता है, इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियम मौजूद होता है उसको हम कॉलमर या पिलर लाइक, पिलर लाइक मतलब सीधा सीधा जैसे एक पिलर होता है, ठीक। हालांकि बिल्कुल पिलर जैसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ट्विस्ट बहुत होते हैं। भाई हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की एक लिमिट है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी चीज़ें आ सकती हैं, इतना सामान आ सकता है। तो बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कई मीटर की होती है। अब वो इतने, अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करी जाए तो 1 मीटर 1.5 मीटर का इंसान होता है, 1.5 मीटर 2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत लंबा हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 2 मीटर का भी कोई इंसान है तो 2 मीटर की बात अगर हम करें तो भी आप ये सोच लीजिए कि भाई 2 मीटर का मतलब ये है कि
या 2 मीटर लंबी इंटेस्टाइन मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक के इंटेस्टाइन ही जुड़ी होगी बॉडी के अंदर, नहीं ना। तो इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी लंबी होती है, 5.5-7 मीटर तक की होती है। तो इसका मतलब वो लंबाई में गई कहाँ, वो ट्विस्ट होकर बॉडी में उसके ट्विस्ट होते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो वो जो ट्विस्ट होते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ये ना कहें कि भाई उसकी लेंथ नहीं है, लेंथ उसकी होती है। तो जिसमें भी एक लेंथ नज़र आती है उसको हम बोल देते हैं कि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, उसको इन्होंने पिलर लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया। और उस एपिथेलियम को, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको कॉलमर एपिथेलियम बोल दिया। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 इस तरह से होती है वैसे तो, ठीक है। लेकिन हमने ये कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को आप थोड़ा सा लंबाई में देखें। अगर मान लीजिए इसको खोल देते हैं, तो इसका क्या होता है कि यहाँ पर जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, इनमें ना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करने लगती हैं। जब ये एब्जॉर्ब करती है तो ये इसका आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। मैंने कहा किसी भी ऑर्गन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम, या इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे बोला जाता है। तो इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं वो इस बैरियर को क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू वो अंदर आ जाते हैं। तो ये जो कॉलमर एपिथेलियम बोल देते हैं इसको, ये कॉलमर एपिथेलियम क्या करता है, फैसिलिटेट्स करता है। फैसिलिटेट्स करने का मतलब क्या है, अलाउ कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को कि अब आप ये जो एपिथेलियल का एक बैरियर बना हुआ है, इस बैरियर को क्रॉस करके आप अंदर आ सकते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब स्किन की बात करते हैं तो स्किन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्किन में एपिथेलियल टिश्यू की बहुत सारी एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स जमा होती हैं। उस पर बहुत सारी लेयर्स जमा होती हैं, इस वजह से उसको क्या बोल दिया जाता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, हम ये बोलते हैं कि इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होती है, लॉन्ग होती है, उनकी लेंथ लंबी होती है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो जो पिलर है वो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पिलर होगा, वो सॉफ्ट पिलर है तो वो घुमा हुआ होता है। तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से उसको कॉलमर एपिथेलियम भी बोला जाता है। और वो जो कॉलमर एपिथेलियम है वो अलाउ करता है कि एपिथेलियल बैरियर के आर पार वो न्यूट्रिएंट्स को और जो भी नेसेसरी फूड पार्टिकल्स हैं उनको अंदर आने की इजाज़त दे देता है, ठीक है। तो वो अंदर आ जाते हैं। समझ गए, क्लियर है इतना? बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं, अमोघ, निखिल, सूर्यांश, यश। Yes, sir. ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद देखिएगा इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम नेक्स्ट लिखेंगे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कैसे आज उदास से बैठे? नेक्स्ट नोट के लिए, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमर एपिथेलियम in the respiratory tract the polymer epithelium also has cilia. Also has cilia. Also has cilia, comma, which are hair-like projections
कुछ ही एपिथेलियम में होता है ना। हाँ, मैं बताऊँ अभी क्या चीज़ है। In the respiratory tract, the columnar epithelium also has cilia, which are hair-like projections on the outer surfaces of epithelial cells. On the outer surfaces of epithelium, on the outer surfaces of epithelial cells, full stop, these cilia can move and their movement pushes the mucus these cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. Mucus forward to clear it. This type of epithelium is thus called this type of epithelium is thus called this type of epithelium is thus called ciliated columnar epithelium. Is thus called ciliated columnar epithelium. ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम। तो ये क्या होता है, जैसे अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नॉस्ट्रल्स से स्टार्ट होता है। तो हम कई बार ये देखते हैं कि जब हमारी नाक गंदी हो जाती है, हम नाक साफ़ करते हैं, नाक साफ़ करते हैं तो कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस निकलता है नाक से बाहर, उसको हम म्यूकस बोलते हैं, उसको हम म्यूकस बोल देते हैं। तो आप ये देखिए होता क्या है कि जो नाक होती है, नाक के अंदर बहुत छोटे 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 बारीक बारीक से हेयर्स होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ना, उनको सिलिया बोल दिया जाता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब यही है कि वो हेयर ही होते हैं, तो उनको सिलिया बोल दिया जाता है। तो जो नाक है, नाक यानी कि जो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे जो हेयर्स हैं वो सिर्फ नाक के सिर्फ इतने ही पोर्शन के अंदर है, वो जो हमारा ट्रैक्ट अंदर तक जाता है वहाँ तक। वो किस लिए होता है, वो इस वजह से होता है कि भाई जब भी कभी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ डर्ट पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना चले जाएं, क्योंकि वो फिर लंग्स के लिए नुकसानदायक होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई जो हम इतने पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में हैं कि जो हेयर्स हैं वो भी उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या है कि फिर भगवान ने क्या बनाया, म्यूकस बना दिया। म्यूकस मतलब क्या है कि कई बार आपने देखा होगा
कि जब गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो हमारी नाक में बड़ी ड्राई ड्राई रहने लगती है, हमें बार बार ऐसे खुजली होने लगती है नाक में। तो वो क्या होता है कि जब एक्सट्रीम ड्राई वेदर होता है तो वो बॉडी में से सब जगह से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, मॉइस्चर बॉडी में से निकलता है। तो उसी मॉइस्चर के निकलने की वजह से वो जो वैक्सी सब्सटेंस है वो भी थोड़ा सा, यानी कि जो म्यूकस है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है बॉडी में, खासतौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है तो वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो वो जो म्यूकस है वो क्या काम करता है, क्योंकि वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिकी सब्सटेंस का मतलब क्या है कि भाई कोई भी डर्ट पार्टिकल आया, कोई भी डस्ट पार्टिकल आया, कोई भी पॉल्यूटेंट आया जिसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में हैं, तो वो उस पर म्यूकस पर जाकर धीरे धीरे चिपकने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही करके देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, आप फर्श पर कहीं पर जहाँ पर फर्श बिल्कुल साफ़ हो वहाँ पर आप 2, 3 या 4 ड्रॉप्स जो हैं वो आप ऑयल की वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, मतलब ऑयल की 2-4 बूंदें आप वहाँ पर गिरा दीजिए, ठीक है। तो आप बाकी का जो पोर्शन है उसको आप साफ़ रखिए, तो जो साफ़ पोर्शन है उस पर तो डर्ट पूरा जमा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे वो फैल जाएगा। लेकिन जो ऑयल है जहाँ पर आपने ऑयल डाल रखा है तो जितना भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वो ऑयल के ऊपर तो आकर चिपकेंगे, लेकिन ऑयल के नीचे की जो सरफेस है वो साफ़ रहेगी, वहाँ तक डस्ट पार्टिकल पहुँचेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से जो म्यूकस है वो म्यूकस क्या काम करता है कि हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर म्यूकस जमा रहता है, थोड़ा वो स्टिकी सब्सटेंस जमा होता है। और जब हम कभी खेल कर आते हैं या कहीं ऐसे पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से आते हैं जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो फिर हमको नाक में खुजली होने लगती है, हमको लगता है नाक में कुछ कचरा जमा हो गया, इसको साफ़ कर देते हैं। हम मुंह धोते हैं और नाक को साफ़ कर देते हैं, नाक को साफ़ कर देते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी गंदा सा कीचड़ टाइप का वो बाहर निकल जाता है। तो वो जो है वो म्यूकस है, वो क्या करता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बचाता है, ठीक है। तो म्यूकस की ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा, वहाँ पर छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। हेयर जो छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि जिसको हम रेशा बोल देते हैं। एक तो बाल होते हैं, सर के बाल तो काफ़ी मोटे होते हैं, लेकिन हम जो रोइना होता है, जो रेशा होता है, उसको सिलिया बोल देते हैं। मतलब बहुत एक्सट्रीमली थिन फाइबर होता है वो हेयर का, जिसको हम सिलिया बोल देते हैं। तो वो जो सिलिया है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसी वजह से वो जो कॉलमर एपिथेलियम अंदर बना हुआ है, बिकॉज इट इज़ अ कॉलम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा का पूरा लंबा एक पाइप की तरह होता है जिसको विंड पाइप बोल देते हैं, तो वो भी एक कॉलम है। तो उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू ही कहलाएगी, लेकिन उसके अंदर साथ में छोटे हेयर्स भी होते हैं, इसलिए उसको सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम बोल देते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ लिखा है कि इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमर एपिथेलियम ऑल्सो हैज सिलिया। कॉलमर एपिथेलियम में सिलिया यानी कि छोटे हेयर्स भी होते हैं, which are hair-like projections on the outer surfaces of the epithelial cells, outer surfaces of the epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. तो ये जो सिलिया होता है, सिलिया ही म्यूकस को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है ताकि वो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको सबको क्लियर कर दे। फॉरवर्ड टू क्लियर इट, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम, क्योंकि उसमें सिलिया होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। यस सर। ओके, फिर नोट करेंगे, एक होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आप ये देख लीजिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो स्किन हो गई, स्किन में जो एपिथेलियम होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेयर्स होती हैं, स्क्वेमस की लेयर्स होती हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियम होता है उसको कॉलमर एपिथेलियम बोल देते हैं। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एपिथेलियल टिश्यू में थोड़े हेयर लाइक प्रोटेक्शंस भी होते हैं, इसलिए उसको सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम बोल देते हैं। अब एक नेक्स्ट आएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए इन सब के डायग्राम्स भी हैं, मैं डायग्राम्स बनवा नहीं रहा हूँ, मैंने नोट्स में दिए हैं डायग्राम्स। नेक्स्ट वन लिखें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रैकेट में लिखिए विद क्यूब शेप्ड सेल्स।
cuboidal epithelium with cube-shaped cells forms the lining of kidney tubules forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands. And ducts of salivary glands, comma, where it provides mechanical support. Where it provides mechanical support. Full stop. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है विद क्यूब शेप्ड सेल्स, तो एपिथेलियल का जिसका क्यूब के शेप के सेल्स होते हैं उसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल देते हैं। जिसका लंबा शेप होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं कॉलमर एपिथेलियम। लेकिन जिसके क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पर मिलता है? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। तो किडनी के अंदर जो है, किडनी के अंदर की जो लाइनिंग बनती है वो बनती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ठीक है। एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स मतलब जो ओपन सेक्शंस होते हैं, वहाँ पर जो लाइनिंग बनती है, मतलब जो एक्सटीरियर लाइनिंग बनती है, दैट इज ऑल्सो ऑफ व्हाट? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। तो एक तो ये क्या बनाता है? किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग बनाता है। किडनी ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है? जो किडनी की जो शेप होती है ना, बीन शेप्ड होता है, तो उसकी जो शेप होती है उसके अंदर की जो लाइनिंग है, दैट इज मेड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स का मतलब ओपन एरिया, तो वहाँ की जो लेयरिंग बनती है, जो अंदर उसकी लेयर बनती है, तो वो भी इसी की बनती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये वहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है कि किडनी जिस जगह पर लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है, तो वो यहाँ और यहाँ ही रहे, ऐसा ना हो कि वो इधर उधर शिफ्ट हो जाए, ठीक। तो वो एक मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि जहाँ पर आप हैं आपकी पोजीशन वहीं पर रहे, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दोबारा देखिए, स्किन के सेल्स में क्या मिलता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जो इंटेस्टाइन होता है उसके टिश्यूज़ में क्या मिलेगा आपको? कॉलमर एपिथेलियम। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या मिलेगा? सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम। जो किडनी ट्यूब्यूल है या फिर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ पर क्या मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक एपिथेलियम और है जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नोट करें, नोट करिएगा। समटाइम्स, नहीं ये लिखिए, एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर Good evening, sir. Good evening, sir. Epithelial cells often acquire additional specialization. भाई इसको बंद तो खुला छोड़ा है। Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells. Often acquire additional specialization as gland cells, which can secrete substances at the epithelial surface.
which can secrete substances at the epithelial surface. Which can secrete substances at the epithelial surface. Full stop. Sometimes a portion of the epithelial tissue sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. A multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. This is glandular epithelium. This is glandular epithelium. So epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells. Epithelial cells में कभी-कभी क्या होता है कि वो एडिशनल स्पेशलाइजेशन एक्वायर कर लेते हैं एज ग्लैंड सेल्स. तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो जनरली क्या काम करते हैं, वो ना हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं. ठीक है, तो जो एपिथेलियल सेल्स है कई बार वो स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं ग्लैंडुलर सेल्स में. तो हमने ये कहा विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेज एट द एपिथेलियल सरफेस. वो क्या करेंगे कि एपिथेलियल सरफेस यानी कि किसी भी ऑर्गन के एक्सटीरियर सरफेस पर कोई सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं. तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स करते हैं. ठीक है, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड. तो कई बार क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका कुछ पोर्शन अंदर की तरफ ना मुड़ने लगता है और घूमकर वो क्या करने लगता है कि वो एक मतलब जो घूमी हुई शेप है, एक शेप ले लेता है इस तरीके की और मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म. तो बहुत सारे सेल्स का एक ग्लैंड बन जाता है. ऐसे जो एपिथेलियम होते हैं, जो एपिथेलियम मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ, उनको हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पर मिलेंगे, ग्लैंड्स में मिलेंगे. उनकी जो शेप है, उनकी शेप जैसे कॉलमर एपिथेलियम की सीधी होती है, सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम में सीधी शेप के साथ साथ सिलिया होता है यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है. स्किन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, लेयरिंग होती हैं. तो यहाँ पर इस वाले जो एपिथेलियम है जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, इसकी जो सरफेस है वो अंदर की तरफ गोल गोल मुड़ी हुई होती है. ठीक है, तो ये आपके हो गए जैसे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया, फिर आपका कॉलमर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और उसके बाद में लास्ट में ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ये सारे आप पॉइंट्स जो हैं ये सीक्वेंशियली आप याद कर लीजिएगा. इसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू बचता है इस चैप्टर में. ठीक है, ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, आज इतने ही कर लीजिए, बाकी कल का ऑफ रहेगा. नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी.